बीरिन ने उसे एक आखिरी बात बतानी चाहिए। उसने कहा कि वह उसे आराम से मरने न दे और पूछा कि क्या वह इसका वादा कर सकता है। नायक इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर आत्मविश्वास से भरकर कहा कि वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। बीरिन ने मुस्कुराकर कहा कि बस इतना ही उसके लिए काफी है, और अब वह उससे कहा कि उसे 9 बार झुककर प्रणाम करना होगा। कुछ समय बाद सन ह्योंग और सन योंग ने नायक से पूछा कि क्या वह जल्द ही रवाना होगा। नायक ने कहा कि हाँ, उसके गुरु बाहर किसी जरूरी काम से गए हैं, लेकिन जैसे ही तैयारी पूरी होगी वह निकल जाएगा। दोनों को यह थोड़ी अफसोस की बात लगी कि ईश्वरीय वैद्य ने चिन्ही को पहले अपना शिष्य बना लिया। नायक को यह देखकर राहत मिली कि वह अब इतनी स्वस्थ हो चुकी थी कि आराम से चल फिर सके। सन योंग हंसी में बोली कि यह तो सभी की देखभाल और मेहनत का नतीजा है, और फिलहाल वह कुछ समय तक आराम करेगी। वो हैरान हुई देखकर कि चिन्ही के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मेन कैरेक्टर मुस्कुराया और गेस किया कि लीडर उसे जाते देखकर सैड था, इसलिए लीडर ने उसके लिए बहुत सारी चीजें पैक कर दी थीं। सन ह्युन चौंक गई, क्योंकि जिसे हर मार्शल आर्टिस्ट ढूंढता है, वो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा अपनी कंडीशन की वजह से, इसलिए उसकी सारी कीमती नॉलेज अब चिन्ही को दी जाएगी। और उसने सोचा कि ये बच्चा फ्यूचर में गॉडली डॉक्टर कहलाया जाएगा। वो चाहती थी कि जब वो अभी छोटा है तभी उसे अच्छा ट्रीटमेंट दे, ताकि वो बड़ा होकर उसे याद रखे, क्योंकि जब वो ग्रोन अप हो जाएगा और हर क्लैन से घिरा रहेगा, तब उसकी केयर करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सन ह्युन जानती थी कि ये उसका बेस्ट मौका है और वो इसे खोना नहीं चाहती थी। उसने उसे बताया कि उन्होंने उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है और पूछा कि क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा। प्रोटैगनिस्ट उसकी बात से थोड़ा घबरा गया और उससे कैजुअली बोलने को कहा। सन ह्युन ने हंसते हुए मान लिया और उसे एक चेस्ट गिफ्ट में दिया। प्रोटैगनिस्ट को लगा कि वो चीज इतनी वैल्यूएबल लग रही है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इसे लेना चाहिए या नहीं। सुन ह्युन ने समझाया कि यह सिर्फ एक 1000 ईयर पाइन बॉल है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो जानता था कि 1000 ईयर पाइन बॉल एक बहुत रेयर मेडिसिनल आइटम है जो 1000 इंडियन पेड़ों की लाइफ फोर्स को रिफाइन करके बनाई जाती है। सन ह्युन ने सोचा था कि ये इंटरनल मेडिसिन सिर्फ मेन फैमिली के डायरेक्ट हेयर को दी जाती है और अब सिर्फ कुछ ही बची हैं। चाहे उसे चिंता हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि चिन्ही उसे जरूर खा ले और अपने मास्टर को भी दिखाए। प्रोटैगनिस्ट इतना कीमती तोहफा पाकर बहुत खुश हो गया और हंसते हुए उसे धन्यवाद दिया। सन ह्योंग को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि वो कम से कम एक बार तो मना करेगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। कुछ देर बाद उन्होंने उसे टेक केयर करने के लिए भेजा और प्रोटैगनिस्ट ने सिर हिलाकर हामी भरी, इसलिए उसने कहा कि उम्मीद है फिर कभी मिलेंगे। उसने सन ह्युन का हर चीज के लिए धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि वो उसके दिए हुए गिफ्ट का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। सन ह्युन ने हामी भरी और कहा कि वो उसे अपने मास्टर को दिखा दे, उससे पहले कि वो उसे खा ले। वहीं सन योंग भी चाहती थी कि वो ब्लैक पाइन क्लाउड सोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल करे। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से अफर्मेटिव जवाब दिया, तो सन योंग ने उसे गले लगाया और दिल से उसका फिर से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो सच में उसके प्रति आभारी थी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि असल में उसे धन्यवाद कहना चाहिए और उसने पहले कहना भूल गया, लेकिन अब वो उसे ग्रैंड मास्टर बनने की बधाई देना चाहता है। इसी बीच क्लैन लीडर ने व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर का धन्यवाद किया उसकी दया के लिए, और बीक रिन ने जवाब दिया कि उसे खुशी हुई, क्योंकि उनसे मिलना अच्छा अनुभव रहा। विदा लेते हुए वो सभी निकल गए और प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया। सन योंग ने मन ही मन सोचा कि जैसे एक फीनिक्स को दूसरा फीनिक्स पालता है, उसी तरह अब वो देखना चाहती है कि कब ये यंग फीनिक्स आकाश में उड़ान भरेगा। कुछ महीनों बाद व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर का मुख्यालय एक ऐसे इलाके में स्थित था जो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप के बेस के पास एक ज्वालामुखी क्षेत्र के करीब था। प्रोटैगनिस्ट पानी से भरे हुए 2 बाल्टियां उठाकर चढ़ रहा है और चिंता में है, क्योंकि अब तक उसे कोई भी ऑफिशियल टेक्निक नहीं सिखाई गई है। बीरिन ने उसे पहले ही बता दिया था कि शुरुआत में वो एक्सटर्नल काई और बाकी बुनियादी चीजें सीखेगा। इसका मतलब है कि एक जैसे कामों को बार बार दोहराकर इनर काई को बनाना होगा। उसे एक खास तरीके से सांस लेना और उसी तरह से चलना भी सीखना होगा। साथ ही मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसकी लोअर बॉडी को मजबूत बनाना जरूरी है। उसे धरती से एक हो जाना होगा, क्योंकि ईगल क्लैन को इनर काई में तो मजबूत माना जाता है, लेकिन एक्सर्शनल काई यानी फिजिकल स्ट्रेंथ में वो कमजोर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग इस बात में घमंड रखते हैं कि वो अपनी इंटरनल पावर से एक्सटर्नल काई को आसानी से दबा सकते हैं। इसीलिए उसके मास्टर चाहते थे कि प्रोटैगनिस्ट थोड़े अलग तरीके से सीखे, इसलिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले उसे एक बड़ा और मजबूत बर्तन दिया जाएगा जो टूट नहीं सकता। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट आखिरकार ऊपर तक पहुंच जाता है। वो अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसे बीरिन पहले से वहां खड़े मिलते हैं और अब उसे इनर काई के अगले चरण की ट्रेनिंग के लिए तैयार बताया जाता है। प्रोटैगनिस्ट उन्हें देखकर चौंक जाता है और उत्साहित होकर पूछता है कि क्या वो सच कह रहे हैं। बीक रेन मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अगली सुबह उसे 4 बाल्टियां पानी उठानी होंगी। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है,
क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाता, बी क्रेन साफ करता है कि प्रोटैगोनिस्ट जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट को यकीन नहीं होता कि उसका मास्टर इतना मर्सिलेस कैसे हो सकता है, जबकि उसका चेहरा तो एक एंजल जैसा लगता है। चाहे जब वो यहाँ पहली बार आया था या अब हो, बी क्रेन बताता है कि कुछ महीने पहले तक ये जगह उसका गार्डन और क्लिनिक थी। चिन ही इस शानदार जगह को देखकर हैरान रह जाता है और उसके मास्टर समझाते हैं कि उन्होंने अब काफी विस्तार कर लिया है। लोग अब इस जगह को व्हाइट ड्रैगन मेडिकल कोर्ट के नाम से बुलाने लगे हैं। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि नॉवल में लिखा था कि व्हाइट ड्रैगन्स गॉडली डॉक्टर ने एक ज्वालामुखीय क्षेत्र को चुना था ताकि वो वहां रहकर अपनी नाइस क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस को कंट्रोल कर सके और इलाज कर सके। तो उसे लगता है कि शायद यही वो जगह है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या ये जगह इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं। बीक्रेन हाँ कहते हैं और बताते हैं कि भले ही उन्होंने ज्यादा शिष्य न लिए हों, लेकिन वो आज भी एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। थोड़ी ही देर बाद जब वो अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं तो बीक्रेन चाहता है कि चिन ही अंदर जाकर पहले सारा सामान रख ले। घर में घुसते ही प्रोटैगोनिस्ट को एहसास होता है कि अंदर का इंटीरियर कितना शानदार है। वो सोचता है कि क्लाउड रेंज सिक्योर डिलीवरी सर्विस बेस के मुकाबले ये जगह बहुत अच्छी है। उधर युवा कुछ चेक कर रहा होता है और नोट करता है कि कुछ मैसेंजर बर्ड्स आए हैं। वो एक महिला से पूछता है कि क्या उसने सारे लेटर्स व्यवस्थित किए हैं। प्रोटैगोनिस्ट मैसेंजर बर्ड की बात सुनते ही चौंक जाता है, फिर ऊपर देखता है और कुछ कबूतरों को उड़ते हुए पाता है। उसे लगता है कि शायद यही वो मैसेंजर बर्ड्स हैं जिनके बारे में उसने इतना पढ़ा है। मैसेंजर बर्ड्स को खास तौर पर पत्र और संदेश पहुंचाने के लिए ट्रेन किया जाता है, इसलिए जब चिन्ही ने उन्हें सामने से देखा तो वो बहुत फैसिनेटेड हुआ। वो महिला जनरल युओ को बताती है कि सूरा क्लैन और ब्लू ड्रैगन क्लैन दोनों के मैसेंजर बर्ड्स एक साथ पहुंचे हैं और लगता है कि उनकी लड़ाई में कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं। युओ ये सुनकर चिंतित हो जाता है क्योंकि सूरा और ब्लू ड्रैगन क्लैंस के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बीरेन ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि बात क्या है। युओ स्पष्ट करता है कि दोनों क्लैंस उसके सीधे इलाज की मांग कर रहे हैं और पूछता है कि क्या उसे अनुमति देनी चाहिए। बीरेन पहले उनके डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना चाहता है। वो पाता है कि सूरक क्लैन का यंग मास्टर हल्की सी छुरी लगने से घायल हुआ है और जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लू ड्रैगन क्लैन का मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि उनकी एक प्रिंसेस घायल हुई है और सूरा क्लैन की एक्सक्लूसिव तकनीकों की वजह से मामला संवेदनशील है। बीरेन सोचता है कि अच्छा हुआ वो यंग मास्टर इन तकनीकों को ज्यादा गहराई से नहीं जानता था, इसलिए उनके लोकल डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने मास्टर की इस मार्शल आर्ट्स एनालिसिस और फैसले लेने की क्षमता से प्रभावित होता है। बीरेन सोचता है कि दोनों मरीजों की चोटें और भी गंभीर हो सकती हैं, इसलिए उन्हें तुरंत जवाब भेजना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कि वो ज्यादा हिले डुले नहीं। इसके साथ ही वो उन्हें प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिसिन रेसिपीज भेजेगा, जरूरी दवाओं और इंटरनल मेडिसिन के लिए, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल सकते हैं और उनके स्थानीय फार्मेसीज इन्हें बना सकते हैं। निर्देशों को समझने के बाद युओ पूछता है कि सबसे पहले जवाब किसे भेजा जाए। बीरेन उसे आदेश देता है कि ब्लू ड्रैगन क्लैन को पहले जवाब भेजो क्योंकि शायद उनकी प्रिंसेस इस लड़ाई में जीत गई है। उसे पता है कि वो परेशान होगी क्योंकि जीतने के बावजूद वो ज्यादा घायल हुई है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसका मास्टर सच में गजब है जो इतनी बारीकी से सब कुछ समझ लेता है। युओ उसकी बात मानकर कहता है कि जैसा कहा गया है वो वैसा ही करेगा। इसके बाद बीरेन प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि अब अंदर चलें। जब बाकी लोग मैसेंजर पिजन्स भेज रहे थे तो प्रोटैगनिस्ट को यह सब देखकर बहुत रोमांच हो रहा था। वो सोचता है कि आज के जमाने में ये सब ऑनलाइन कंसल्टेशन और रिमोट एग्जामिनेशन जैसा है, और ये बात समझ में आती है क्योंकि नॉवल के अनुसार व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर को 3 टॉप हेवनली डॉक्टर्स में गिना जाता है। बीरेन उसे बताता है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उन्हें चोट और बीमारी लगती ही है, और मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ये और भी ज्यादा है क्योंकि उनका काम ही है हर दिन मौत से लड़ना। इसलिए जब भी उन्हें इलाज की जरूरत होगी तो वो किसी डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ ही भागेंगे। इसी वजह से हर इलाके के क्लिनिक्स की इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में वो एक कमरे के पास पहुंचते हैं। बीक्रेन दरवाजा खोलकर कहता है कि अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा कमरा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कमरा काफी कूल है लेकिन बहुत ऑर्डिनरी भी है। उसका मास्टर कहता है कि बैठो और इसे अपना घर समझो। चीनी कमरे के बीच में देखता है और सोचता है कि क्या वो बीच में रखा हीटर है। उसे ये सब चीनी फिल्मों या ड्रामाज में देखने को मिला था और अब वो समझ गया कि ये कमरा एक मिनिमलिस्टिक स्टाइल में बना है जहां कोई फालतू सामान नहीं रखा गया है। बीक्रेन ने कुर्सी खींचते हुए कहा कि बहुत सारा ज्ञान और जानकारी एक क्लिनिकल रूम से फैली है, लेकिन अंत में मेडिसिन एक गूढ़ ज्ञान है। जैसे मार्शल आर्ट्स तकनीक को गुप्त रखा जाता है और केवल चुने हुए लोगों को ही सिखाई जाती है, वैसे ही वो उसे मेडिकल प्रोसीड्योर्स ऐसे ही नहीं सिखा सकता। इसी वजह से बहुत पहले मार्शल आर्टिस्ट क्लैंस की तरह ही डॉक्टर्स का एक संगठन बनाया गया था जिसे मेडिकल कोड कहा जाता है, एक डॉक्टर्स का क्लैन। और प्रोटैगनिस्ट ये सब अच्छी तरह समझ गया।
बीक्रेन समझाता है कि मेडिकल कोड के अंतर्गत कई विभाग होते हैं जिन्हें आम तौर पर क्लिनिकल रूम्स कहा जाता है। गंगो की क्लिनिकल रूम्स मेडिकल सेंटर के इर्द गिर्द केंद्रित होती हैं। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर हल्का मुस्कुराया, क्योंकि उसने ये सब पहले ही पढ़ रखा था। बीक्रेन आगे बताता है कि जब दो क्लैंस के बीच कोई लड़ाई होती है तो मेडिकल कोर्ट को क्लिनिकल रूम्स में डॉक्टर्स भेजने पड़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पिछली बार जब उसने अपने मास्टर से बात की थी तब उसने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तो घर में बॉयलर जरूर लगवाना पड़ेगा। बीक्रेन कहता है कि मेडिकल कोर्ट के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो प्रोफेशनल रिसर्च करते हैं जब वो सिखा रहा होता है। तो प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जब उसकी बारी आएगी तो उसे पूरा घर रेनोवेट करना पड़ेगा। हीटेड फ्लोर से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उस विंडो का भी कुछ करना पड़ेगा। उसे समझ आ गया था कि उसके मास्टर ने जो खिड़की रखी है वो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग से बचने के लिए खुलती है, लेकिन ठंडी के मौसम में उसे यूं खुला छोड़ देना बहुत ज्यादा हो जाता है। जब वो ये सब सोच रहा होता है, बीक्रेन समझा रहा होता है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स अपने क्लिनिकल रूम्स में लौट आए हैं ताकि अपने फैमिली बिजनेस को संभाल सकें, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट ध्यान नहीं दे रहा तो वो चुप हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट को इसका एहसास नहीं होता और वो सोचता है कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि हीटेड स्टोन फ्लोर्स बनवाना बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन जॉब है। फिलहाल तो एक फर्नेस और ग्लास विंडोज चाहिए जिससे दिन में रोशनी ठीक से आ सके, और अगर हीट एक्सचेंज सिस्टम भी लग जाए जिससे हवा का सर्कुलेशन ठीक हो तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर बाद बीक्रेन गुस्से में बोल उठता है कि वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर चौंक जाता है, माफी मांगता है और बताता है कि वो सोचों में खो गया था। बीक्रेन समझ जाता है क्योंकि ऐसा कभी कभी हो ही जाता है, फिर पूछता है कि वो किस बारे में सोच रहा था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर फैसला करता है कि उसे बताना चाहिए क्योंकि वो पेशेंट है। वो स्पष्ट करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा था जो रिकवरी के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस एक इनेट कॉन्स्टिट्यूशन है जहां शरीर की पल्सेस बार बार क्लाउडेड काई से जाम हो जाती हैं। तो वो पूछता है कि क्या ये बात सही है। बीक्रेन उसकी बात की पुष्टि करता है और कहता है कि हाँ, इसलिए उसे क्लाउडेड काई कहा जाता है। प्रोटैगनिस्ट ने जोर देते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसकी जगह ठंडक ले लेती है। तो अगर शरीर में गर्मी की कमी को पूरा किया जाए तो इस बीमारी के लक्षण और परेशानी कम की जा सकती है। बीक्रेन ने कहा कि उसने ये बात पहले भी समझाई थी। वो तब भी यही सोच रहा था और अब उसे लग रहा है कि यह बहुत ही तेज और अनोखा नजरिया है। फिर उसने पूछा, तो अब क्या किया जाए? प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि सबसे पहले यह कमरा ही एक समस्या है। अगर वो इसी कमरे में रहना जारी रखता है तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। बीक्रेन ये सुनकर हैरान हो गया और पूछा, फिर क्या किया जाए? प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, क्योंकि कोई भी पेशा डॉक्टर जितना एनवायरनमेंट सेंसिटिव नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर को हमेशा हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन बीमारी फैलने का सबसे आम कारण होता है। ये मॉडर्न वर्ल्ड में सामान्य समझ है, लेकिन इस जमाने में अब तक ऐसा नहीं है। फिर प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इस समय वो लोग मेडिसिन नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मरीज के लिए डॉक्टर्स और प्लास्टरर्स दोनों जरूरी हैं। सबसे पहले ये कमरा बहुत ठंडा है और ये एक हीटर काफी नहीं है। बीक्रेन ने सोचा, क्या हमें हीटर की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने स्पष्ट किया कि ज्यादा हीटर लगाने से सडन डेथ हो सकती है। हमें इसका कारण अभी नहीं पता, लेकिन डायग्नोसिस ये बताता है कि इसके सिम्टम्स ड्राउनिंग जैसे लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट डूबने के बारे में सोचता है और ये बात सच है कि लक्षण डूबने जैसे हैं, लेकिन अगर सही शब्दों में कहें तो ये कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग है। बीक्रेन ने हैरानी से पूछा, ये क्या होता है? चिन्ही ने समझाया, हम हवा में सांस लेते हैं, लेकिन असल में हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। जब चीजों को जलाया जाता है तो कभी कभी ऐसा तरीका होता है जिससे कार्बन मोनोक्साइड बनती है, और अगर ये ज्यादा मात्रा में शरीर में चली जाए तो वही लक्षण होते हैं, सांस में घुटन जैसे। बीक्रेन ने समझा, इसका मतलब है कि ये डूबने जैसा ही असर करता है, लेकिन पानी से नहीं बल्कि सांस लेने में बाधा बनकर। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है कि उसका गुरु इतनी जल्दी बात समझ गया। सोचता है, सच में जीनियस तो जीनियस ही होता है, बिना बेसिक नॉलेज के भी इतनी जल्दी सब कुछ पकड़ लेता है। बीक्रेन ने चाय डालते हुए पूछा, ये सब जानकारी तुम्हें कहां से मिली? वो खुद बहुत समय से ज्ञान पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बातें प्रोटैगनिस्ट ने कही हैं वो उसने पहले कभी नहीं सुनी। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, ये एक सीक्रेट है। बीक्रेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये ऐसा सीक्रेट है जो मुझे अपने गुरु को भी नहीं बताया जा सकता? प्रोटैगनिस्ट ने सिर हिलाया, हाँ, ये ऐसा सीक्रेट है जो चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि ये खतरनाक है। चिन्ही को इस बात के बारे में नॉवेल में झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर कोई आम इंसान नहीं है। वो एक जीनियस है, एक एनलाइटेंड व्यक्ति है, लेकिन साथ ही चूंकि उसने ईगल क्लैन का बदला भी लिया था, इससे यह साबित होता है कि उसके अंदर जबरदस्त रिजॉल्व है और जरूरत पड़ने पर वो निर्दयी भी हो सकता है।
बीकरेन उसे चाय पकड़ाता है और सोचता है ये बच्चा वाकई कोई मामूली इंसान नहीं है। अब क्योंकि बीकरेन ने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है, उसके सीक्रेट्स, उसकी बातें और उसकी सोच के साथ, इसलिए प्रोटैगनिस्ट को जवाब न देना भी ठीक था। और उसका मास्टर इसके लिए उसका थैंकफुल है कि उसने ऑनेस्टी दिखाई। रात के वक्त प्रोटैगनिस्ट एक डॉक्यूमेंट पर कुछ डिजाइन्स बना रहा होता है। सोचता है ब्रश से लिखना तो बहुत हैसल है, कोल को शेव करके पेंसिल की तरह यूज करना कहीं बेटर आइडिया है। उसे याद आता है उसके मास्टर ने बताया था कि वो मेडिकल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो उसी से कांटेक्ट कर सकता है। अब वो एक्साइटेड है क्योंकि अब टाइम आ गया है अपने नॉलेज का रियल शोकेस करने का और सबको दिखाने का। कोरियन स्टाइल हीटेड स्टोन फ्लोर यानी ऑनडोल सिस्टम, उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो उसने सालों पहले देखी थी आज इतनी काम आ रही हैं। स्पेशली वो जो हीटेड स्टोन फ्लोर कंस्ट्रक्शन और एंशिएंट फर्नेस सिस्टम्स पर थीं। और फिर सोचता है अब जब शुरू कर ही दिया है तो क्यों ना इसे पूरा भी कर दूं। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यही करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यारो, बाकी सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी।